यू सर। सादर प्रणाम। मैं हूं हेमंत त्रिवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पे चर्चा के तहत आज हम एक बड़े ही दुख के साथ विषय पर चर्चा करेंगे। दुख के संदर्भ में बात हम इसलिए कह रहे हैं कि ये समूचे देश के लिए उत्सव की स्थिति होनी चाहिए, समूचे देश में इसके लिए प्रसन्नता का वातावरण होना चाहिए, समूचे देश में इसको लेकर एक उत्साह की स्थिति होनी चाहिए, लेकिन वो उल्टा रहा है। इस देश के संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी विदेश में थे तो उन्होंने भारत के संदर्भ में बताया कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी, अर्थात दुनिया में अगर लोकतंत्र का कहीं जन्म हुआ तो वो भारत भूमि पर हुआ। और लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर किसे बताया जाता है? तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर बताया जाता है संसद। वह संसद जो हमारी लोकतंत्र परंपराओं का प्रतीक है। भारत में जो लोकतंत्र का प्रतीक के तौर पर संसद रही, जिस संसद में लगातार कामकाज हुआ, वो आजादी के बाद, आजादी से पहले ही उसका निर्माण हो चुका था। 1911 तक ये देश की राजधानी के तौर पर कलकत्ता थी। कलकत्ता से जब नई दिल्ली को एक बार फिर देश की राजधानी के तौर पर बनाने का फैसला लिया गया तो नए सिरे से दिल्ली को व्यवस्थित किया गया। दिल्ली जिसे लुटियन जोन के तौर पर भी कहा जाता है, वहां पर बड़ी बड़ी इमारतें, चौड़ी चौड़ी सड़कें, खूबसूरत किस्म के उद्यान आदि का निर्माण किया गया। उसी के तहत एक भवन तैयार हुआ जिसे हम संसद भवन के तौर पर जानते हैं। इस संसद भवन को 97 साल पूरे हो चुके हैं। सरकार ने ऐसा महसूस किया कि आने वाले वक्त के लिहाज से अब ये भवन आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ नहीं है। उम्र गुजरने के साथ कहीं ना कहीं समझौते करने पड़े। लिहाजा देश की जरूरतों को महसूस करते हुए यह दावा किया गया कि एक नया भवन बनाने जरूरी और उसी के तहत एक नई इमारत बनकर तैयार। लेकिन वही इमारत जिसमें बैठकर जनप्रतिनिधियों को इस देश के सुनहरे भविष्य के लिए फैसले लेने थे, वह इमारत अब लोकार्पित होने से ही पहले विवाद का हिस्सा बन गई। और विवाद इसलिए हो गया कि इसका उद्घाटन कौन करे, यह भी एक मुद्दा हो गया। जिस सरकार ने यह फैसला लिया, जिस सरकार के द्वारा इसको निर्मित कराया गया, उस सरकार के मुखिया के तौर पर प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी हैं। उन नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया है इस संसद भवन को लोकार्पित करने के लिए, वादा करने को लेकर, और दूसरे ऐतराज विपक्षी दलों को इस बात को लेकर है कि यह 28 मई को क्या होगा, क्योंकि 28 मई को विनायक दामोदर सावरकर की जयंती है। अब इन दोनों विषयों को लेकर जो विवाद चल निकला है, आज हम उसी पर बात करेंगे। हमारा आज विषय नई संसद पुरानी, अर्थात नई संसद बनने के साथ कुछ बदल नहीं रहा है, बल्कि जिस तरीके का एक कटुता का वातावरण सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में बना हुआ है, वह सिलसिला नए भवन की आमद के साथ एक बार फिर और बढ़ चढ़कर होने को दिख रहा है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके माध्यम से हम साबित करने क्या जाए। जो आपत्ति है विपक्ष की, वो आपत्ति के संदर्भ में तर्क यह है कि इस देश के संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति हैं। एक दलित को से ताल्लुक रखने वाली एक आदिवासी महिला को जब राष्ट्रपति बनाया गया है तो क्या केवल वोट हासिल करने के लिए बनाया गया? उसे अधिकार संपन्न क्यों नहीं बनाया जा रहा? अगर संसद भवन का लोकार्पण होना है तो वो राष्ट्रपति के हाथों होना चाहिए, नरेंद्र मोदी के द्वारा क्यों? साथ ही इस बात पर भी आपत्ति जताई जा रही है कि यह लोकार्पण इसलिए है क्योंकि चाहा यह गया है कि इसके माध्यम से एक शिलापट्ट वहां पर लग जाए और उस पर नरेंद्र मोदी का नाम अमर हो जाए। ये विपक्ष को गवारा नहीं है। तो आज हम इसी पर बात करें कि देश के प्रधानमंत्री के संदर्भ में यह नजरिया सही है, क्या देश की सरकार का यह फैसला सही है कि संसद भवन का लोकार्पण प्रधानमंत्री के हाथों ही कराया जाए? क्या कुछ इसके मायने, इसको समझ जाने की कोशिश के तहत कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय कराएं और इस तात्कालिक रूप से गंभीर विषय पर कुछ यथार्थ रूप से बातचीत करें। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र। हमारा आज का विचार सूत्र इन हालातों के संदर्भ में लोकतंत्र को लेकर है। हमारा विचार सूत्र ये कहता है कि तानाशाही का सबसे जोरदार हथियार है गोपनीयता, लेकिन लोकतंत्र का सबसे असरदार हथियार है खुलापन। नील्स बोर के द्वारा जो ये बात कही गई वो हमारे देश की डेमोक्रेसी के ऊपर बिल्कुल मुमकिन है। जो भी मन में है वो जुबान पर है, चाहे सत्ता पक्ष या विपक्ष के। ये भी लोकतंत्र की खूबसूरती का ही एक प्रतीक है। इसे लोकतंत्र की खूबसूरती के प्रतीक के तौर पर ही हम देखते हैं। हम इस विवाद को भी लोकतंत्र के कमजोर करने की कोशिश नहीं, बल्कि इस देश में लोकतांत्रिक विमर्श के तौर पर ही देखते हुए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 5 खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ जिस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस विषय को सबसे पहले उठाया और 19 दलों ने सामूहिक रूप से इस उद्घाटन समारोह के बहिष्कार करने का फैसला किया,
ऐसी पहल करने वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रवक्ता के तौर पर अनुमा आचार्य जी आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जिस भारतीय जनता पार्टी ने नए भवन का निर्माण कराया, जिस सरकार के मुखिया को लेकर भारतीय जनता पार्टी का बड़े से बड़ा नेता से लेकर छोटे से छोटा कार्यकर्ता तक गौरवान्वित महसूस करता है, उस भाजपा का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रखर सांसद संतोष पांडे जी हमारे साथ। हमारा आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए किशोर झा जी हैं। आम आदमी पार्टी इस समय सरकार से बहुत नाराज है, इस कार्यक्रम से भी नाराज है। दिल्ली जहां पर यह संसद बनी है, उस दिल्ली की विधानसभा पर आम आदमी पार्टी का वर्चस्व क्या सोचती है वो जानने में हमारी दिलचस्पी है। और साथ ही तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर विजय जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं और इन सब के बीच में तटस्थ राय देने के लिए देश के वरिष्ठ पत्रकारों में शुमार राजकुमार सिंह जी भी हमारे। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम अनुमा जी से इसलिए करेंगे, वो समझना चाहेंगे आपत्ति क्यों है, और उस आपत्ति को सुने उससे पहले दो बयान सुनेंगे। एक देश के गृह मंत्री अमित शाह का, जिन्होंने कहा कि राजनीति चलती रहती है, आइए कार्यक्रम में शामिल हो। और दूसरा मल्लिकार्जुन खड़गे का, जिनके विषय पर एक स्पष्ट राय। एक बात सुने दोनों पक्ष, उसके बाद अनुमा जी से बातचीत की शुरुआत करें। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री जी 28 मई को संसद का नवनिर्मित भवन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। एक प्रकार से ये नया संसद भवन प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता का प्रमाण है, जो नए भारत के निर्माण में हमारी सांस्कृतिक विरासत, परंपरा और सभ्यता को आधुनिकता से जोड़ने का एक सुंदर प्रयास है। इस नई संरचना को रिकॉर्ड समय में बनाने के लिए करीब करीब 60,000 के आसपास श्रम योगियों ने अपना योगदान दिया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी इस सभी श्रम योगियों का सम्मान भी करेंगे। हमने तो भारत सरकार ने सबको विनंती किया है कि आप उपस्थित रहिए, सब अपनी अपनी भावना के अनुसार करेंगे। एक बड़ी भावात्मक प्रक्रिया हमारी पुरानी परंपराओं से नए भारत को जोड़ने की, इसको इतने ही सीमित अर्थ में देखना चाहिए। राजनीति जब प्रधानमंत्री खुद करते हैं, ये राष्ट्रपति करना चाहिए। पहले फाउंडेशन करते वक्त भी वो उस वक्त के जो शेड्यूल कास्ट समाज से आए थे, दलित समाज से, उनको फाउंडेशन पे नहीं बुलाया। इस वक्त इस इनॉग्रेशन को भी वो शेड्यूल ट्राइब मुर्मा जी है और ये बोलते हैं हम शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को इतना महत्व दिया। अरे जिस जगह महत्व देना है, उनकी गरिमा बढ़ाना है, उस जगह तुम उनको देते नहीं और बात के लिए, अपने वोटों के लिए ये बात कहकर दूर हो जाए। तो कुल मिलाकर एक दलित व्यक्ति को राष्ट्रपति के पद पर पहुंचाया, ये सम्मान नहीं है। एक महिला को जो आदिवासी वर्ग से ताल्लुक रखती है, उसे राष्ट्रपति बनाया, वो सम्मान नहीं है। एक संसद भवन के शिलान्यास में या लोकार्पण में नहीं बुलाया, ये जताता है कि सम्मान नहीं। अनुभाई थोड़ा और विस्तार दीजिए, चिड़ किस बात को लेकर है, नाराजगी किस बात को लेकर है, गुस्सा किस बात को लेकर है, तड़प किस बात को लेकर है। नरेंद्र मोदी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होते, प्रधानमंत्री के तौर पर भी नहीं हो रहे थे। अब बताओ, ये संसद भवन का लोकार्पण भी कर रहे हैं, उनके नाम का शिलालेख लग जाएगा। ऐसा भी कुछ पार्टियों के साथियों ने कहा कि वो अपना शिलालेख लगवाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। थोड़ा मुझे आप समझाइए ना, क्यों इतनी नाराज है, क्यों इतना गुस्सा है? हिमांशु जी, अगर राष्ट्रपति हैं तो अपने पूरे हकों के साथ राष्ट्रपति हैं। अगर उनको आपने, अब तो ये चूंकि 2-3 दिन से ये चर्चा हो रही है, तो चाहे दोहराव की कीमत पर हो, पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि आर्टिकल 79 बताता है कि पार्लियामेंट क्या है। पार्लियामेंट का अर्थ होता है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। आर्टिकल 85 बहुत क्लियर बोलता है कि पार्लियामेंट सेशन कौन बुला सकता है, केवल राष्ट्रपति आहूत कर सकते हैं। तो अगर ये सारी चीजें सच है, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के हाथ की कठपुतली नहीं है, वो इस देश के संविधान का, इस संसद का प्रमुख है और बहुत ही संवैधानिक तरीके से प्रमुख है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
है, नियुक्ति पत्र बांटने हैं। मतलब एक मनोरोग की किस सीमा तक कोई व्यक्ति जा सकता है कि संवैधानिक जो परंपरा है, जो संविधान का मुखिया है, जो हमारी संसद का मुखिया है, उसको पहले भी भूमि पूजन के समय भी दरकिनार किया गया, तब वो राष्ट्रपति कोविंद थे, और अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जिनको केवल चुनावी स्टंट की तरह प्रधानमंत्री ने इस्तेमाल किया उनका, और बार बार ये कहा हमने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया, तो हकों के साथ क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्योंकि वो इस पूरे संसद की मुखिया है, प्रधान है। बहुत सीधी सी बात है, बहुत लोकतांत्रिक बात है कि राष्ट्रपति मुर्मू जिस तरह से वो सर्वोच्च सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर हैं, और आपको याद दिला दूं 26 जनवरी को इसी वर्ष प्रधानमंत्री ने उनसे आगे जाने की कोशिश की थी। अच्छा हुआ हमारे एक सैन्य कर्मी वहां मौजूद थे, वो ठीक प्रधानमंत्री के सामने आके पीछे मुड़ हुए और प्रधानमंत्री जी की जगह वो राष्ट्रपति जी को आगे लेकर चले गए। तो प्रधानमंत्री जी केवल दिखावे के लिए राष्ट्रपति जी का सम्मान करते हैं, महिला का सम्मान करते हैं, लेकिन जो उनके काम है, जो उनके एक्शन है, उससे आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। और हमारा ये कहना है कि आप बार बार ये भारतीय जनता पार्टी कहां से एनेक्सी का उद्घाटन की बात ले आती है, लाइब्रेरी के उद्घाटन की बात हो जाती है। भाई साहब ये देखिए कि ये लोकतंत्र का मंदिर है, इसका एक्सटेंशन हो रहा हो तो दूसरी बात है। और उनमें भी आपको याद दिला दूं कि उनमें भी राष्ट्रपति ने या तो फाउंडेशन स्टोन रखा है या उद्घाटन किया है। तो ये बातें जो आगे चल के आने वाली है, मैं उनका पहले से ही खंडन कर रही हूं कि इस तरह से बात करना, यानी कि किसी न तरह के कुंठा को अपने तरफ से सामने से दिखाना है। मुझे एक बात बताइए, अगर प्रधानमंत्री जी ने संसद भवन का लोकार्पण कर दिया तो इससे नुकसान क्या हो जाएगा? क्या ऐसी आफत आ जाएगी जिसके चलते इससे बड़ा गुनाह कुछ नहीं हो सकता? थोड़ा इसके संदर्भ में रोशनी मिल लीजिए ना। भाई राष्ट्रपति बहुत सम्मानित है, राष्ट्रपति संदर्भ में प्रावधान है तो आपने बता दिया, फिर तो बेहतर होता। बाहर से किसी व्यक्ति को ले, आप गणतंत्र दिवस पर हम कार्यक्रम करते हैं, बाहर से बुलाते ही है, तो फिर मांग ये भी करो भाई अपने ही लोगों को क्या बुलाना है, बाहर से कोई लेकर आते। माननीय मोदी जी के तो सारे ही इस समय पर दोस्त हैं, आप देख रहे हैं, बाइडेन को बुला लेते। थोड़ा समझाइए हमें, आप जैसी विदुषी जब यहाँ पर मौजूद है तो थोड़ा हमें समझाए तो सही कि आखिर अगर इस संसद भवन का लोकार्पण देश के प्रधानमंत्री के द्वारा कर दिया जाएगा, उस शख्स के द्वारा कर दिया जाएगा जिसे इस देश की जनता ने चुना। एक मनोरोगी आपने करार दिया, उस मनोरोगी को चुना किसने? देश की जनता ने चुना। अगर वो इसे लोकार्पित कर देगा, बिगड़ेगा? थोड़ा समझाइए तो सही। आप जैसे विद्वान पत्रकार को ये कैसे बताऊं कि मैं जिस फौज से आती हूं, अगर हमारे यहाँ कोई समारोह होता है और हमारे सेना अध्यक्ष मौजूद है तो उप सेना अध्यक्ष कभी नहीं करता ये काम। हमारे यहाँ अगर आप चलिए लोगों के बीच में चलते हैं, अगर कलेक्टर मौजूद है तो तहसीलदार उद्घाटन नहीं करता। तो यहाँ पे वही बात हो रही है। आपने तो साफ देखा है, आप खुद इतने दिनों से जानते हैं कि किस तरह का माहौल है, किस तरह से हमारे देश की एक परंपरा है, एक प्रणाली है हर चीज की। बिना प्रणाली के सब कुछ तोड़फोड़ करने की आदत वाले प्रधानमंत्री जी, जब उनको हेडलाइन नहीं मिलती, जब कर्नाटक चुनाव हार जाते हैं, तो फिर एक इस तरह के उटपटांग काम होते हैं जिसमें नोट बदल जाता है, कुछ हो जाता है, रोज की रोज उनको ब्रेकिंग न्यूज में रहना है। तो मेरा सिर्फ यही एक मुद्दा है कि जब वरिष्ठ मौजूद है, अगर मौजूद ना हो, किसी तरह की हड़बड़ी हो, किसी तरह की प्रॉब्लम हो, तब दूसरी बात है, पर जब वरिष्ठ मौजूद है तो क्यों उसे हटाने की जरूरत है? क्यों वो ना करे? प्रधानमंत्री जी को ही क्यों करना है हर चीज में? ने बता दिया भाई, जब कलेक्टर मौजूद है तो तहसीलदार फीता क्यों काटता है? भाई संतोष पांडे जी, आपके पास आना ही पड़ेगा। मेरे साथ बाकी भी अतिथि हैं, पर यह सवाल तो आपके संदर्भ में हर तरफ से आ रहा है। 19 विपक्षी दलों ने इनकार कर दिया इस समारोह का हिस्सा बनने से। क्या कहते हैं? कहीं कोई चूक हो रही है, कहीं कोई गलती हो रही है, या इच्छा ही ये थी विपक्ष विहीन देश बने? तो इसी बहाने सही संसद भवन से बाहर रहेंगे, सब कुछ सत्ता के अनुसार ही रहेगा। मंशा क्या है, थोड़ा समझाएंगे संतोष जी? हिमांशु जी, मेरी आवाज आ रही है ना? बिल्कुल जी जी जी। एक 2 लाइन 2 पंक्ति एक बहुत अच्छा है। पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे ही बढ़ते जाना। अभी आदिवासी महिला, आदिवासी बेटी द्रौपदी मुर्मू के पहले श्री रामनाथ कोविंद जी थे।
और जब भाजपा को अवसर मिला तो एपीजे अब्दुल कलाम को भी बनाए। अब जब मुर्मू जी बनी, मुर्मू जी के लिए जब समर्थन के लिए आए, आपको याद है छत्तीसगढ़ भी और पूरे देश में, तो सारे कांग्रेसियों ने विरोध किया और मुर्मू जी के विरोध में वोटिंग की। अब जब आदिवासी बेटी, आदिवासी महिला गिरी, कदरा, गुफा, जंगल, पहाड़ और वनवासी क्षेत्र से जब आकर के बन गई है, तो ये कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं हो रही है। और ये जिस प्रकार से छाती पीट रहे हैं, एक रामायण की और पंक्ति आपको सुना दूं हिमांशु जी, बहुत सुंदर पंक्ति है। ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकहि पराई विभूति। ये किसी दूसरे की विभूति को देख नहीं सकते। आपको ध्यान होगा कि राम जन्मभूमि का बनने से 20 साल पहले कारसेवकपुरम में पत्थरों को लाना राजस्थान से बनने का काम जारी। ये कहने लगे यहाँ अभी तो डिसीजन हुआ नहीं है और इसको मंदिर ही क्यों बनाते हैं, पुस्तकालय बना दो, धर्मशाला बना दो, सार्वजनिक स्थान बना दो। और यही इनके कपिल सिब्बल, यही इनके सिंघवी, पूर्व गृह मंत्री चिदम्बरम जितना रोका छेका कर सके ये सब अभियान चलाए, अवरोध, बाधा। और जो एक शब्द ये जो बोली हमारी बहन कि राष्ट्रपति किसी की कठपुतली नहीं है, और जब कलेक्टर मौजूद हो तो तहसीलदार को उद्घाटन नहीं करना चाहिए। मैं आपको याद दिला दूं बहन अनुभा जी, ये बोरली बांद्रा जो अपना सी के ऊपर जो पुल बना है मुंबई में, उसका उद्घाटन कौन की थी जानते हैं आप? उसका उद्घाटन सोनिया गांधी की। किस हैसियत से की? क्या थी सोनिया गांधी? आप जानते हैं कि जो हमारा रोहतांग पास जो अटल टनल बना है, ये अटल टनल बीआरओ ने बनाया है, मिलिट्री ने बनाया है। और कोई भी बड़े इनके मंत्री, कोई मंत्रालय के लोग नहीं थे, ये स्वयं जाकर के उद्घाटन की। क्या थी सोनिया गांधी, कौन सी हैसियत है उनकी? आज जनता जानना चाहती है। और एक उदाहरण बता दूं आपको, एक नहीं, ये राष्ट्रपति। मैं आपके बात, आप चिंता मत करिए, आप धैर्यपूर्वक सुनिए तो सही। अनुभाई जी, जी संतोष जी, ये कितना सम्मान किए ज्ञानी जैल सिंह जी का, एपीजे अब्दुल कलाम जी का, प्रणब मुखर्जी जी का, प्रतिभा पाटिल जी का। एक एक के 10-10 उदाहरण है, एक उदाहरण नहीं। ज्ञानी जैल सिंह जी जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, उनसे रहा नहीं गया, वो स्वर्ण मंदिर मत्था टेकने चले गए देखने के लिए वहां की स्थिति को। इंदिरा जी आग बबूला हो गई मेरे से बिना पूछे। और उसके बाद जब इंदिरा जी की हत्या हो जाती है, राजीव जी जब प्रधानमंत्री बनते हैं, जब 1984 का दंगा होता है जिसमें कांग्रेस पार्टी के टाइटलर, धवन, सबके ऊपर दाग लगे हुए आप जानते हैं। और रायपुर में तो नारे लगते थे दत्ता, क्योंकि दत्ता जो है पंजाबी था। कहाँ जा रहे हैं आप? थोड़ा विषय पर रहिए ना। मतलब क्या आप कांग्रेस की परंपरा का अनुसरण करने के लिए सत्ता में, आपको बता दें कांग्रेस ने ठीक काम नहीं किया। अगर राजीव गांधी सेतु का निर्माण हुआ मुंबई में और उसका लोकार्पण अगर यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी के द्वारा किया गया और आपको लगता है ये चीज गलत थी, तो फिर संसद भवन के लोकार्पण के मौके पर माननीय राष्ट्रपति को न बुलाना कैसे जायज ठहराया जाए? तो आपसे समझना ये चाहते हैं विषय क्या है, उसे जानिए। आपत्ति इस बात पर जताई जा रही है कि संसद भवन का लोकार्पण राष्ट्रपति के हाथों होना चाहिए। एक भवन जहां पे सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने बैठते हैं और जिसके आगे श्रद्धा से नतमस्तक होते हैं, जो इस लोकतंत्र के अंतर्गत सर्वोच्च है देश की व्यवस्था में, संविधान के तहत, उस राष्ट्रपति को दरकिनार करके संसद भवन का लोकार्पण प्रधानमंत्री के हाथों क्यों?
इसका कोई उत्तर तो संतोष पांडे जी आप जैसा प्रबुद्ध सांसद देगा ना। देखिए हिमांशु जी, जी पूरा देश जानता है कि जो संसद भवन है, चाहे वो एनएचसी हो, पुस्तकालय हो, परिसर हो, और ये सब का जो सर्वाधिकारी होता है वो वहां का लोकसभा का अध्यक्ष होता है। और माननीय लोकसभा के अध्यक्ष जी श्री ओम बिड़ला जी ने और आमंत्रित किया है, इसमें आपत्ति क्या है? इसमें मैं फिर से कह रहा हूं कि जिस प्रकार से ये पहले क्या बोले, शेर का मुख जो है वो थोड़ा सा ज्यादा खोल दिया गया है, हिंसक हो गया है। उसके पहले क्या बोले, ये सेंट्रल विस्टा की क्या जरूरत, अभी क्या जरूरत कोरोना काल में इसको करने की? फिर बोले इतना पैसा खर्चा करने की क्या जरूरत, इसकी तो आवश्यकता ही नहीं थी। ये सेंट्रल विस्टा का ही विरोध कर रहे थे माननीय हिमांशु जी। और ऐसे और तर्क खोजिए, इतने से बात बन नहीं रही। राष्ट्रपति की जगह प्रधानमंत्री क्यों? आपने एक तर्क दिया, भाई प्रमुख कौन है? ओम बिड़ला जी है, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष ने तय किया किससे उद्घाटन कराना है, हम और आप होते कौन है जो ये तय करें कि क्यों करा रहे हैं? तो ये तर्क आपका है। इसके अलावा भी कोई और तर्क आपके पास में होता है तो हम वापस आपके पास लौटेंगे। मुझे जाना है किशोर जी के पास में, लेकिन उससे पहले अनुमा जी कोई हस्तक्षेप करना चाह रही थी। अनुमा जी की तरफ से कोई टिप्पणी है तो उनका हस्तक्षेप सुनते और फिर किशोर जी के पास। ये अनुमा जी, आप बहुत नाराज हो गई थे। मैं नाराज हूँ क्योंकि बीजेपी के जो प्रबुद्ध सांसद जिनको आप कह रहे हैं वो सोनिया जी के लिए उससे तू तड़ाक इस तरह की भाषा कर रहे हैं। क्या हम आपके प्रोग्राम में इसलिए आते हैं कि तू तड़ाक की भाषा में एक बात करें? भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बात करने की तमीज नहीं है, ये तो मैं आपके सामने कह रही हूं अब, और ये इन्होंने प्रमाणित किया है। अगर सांसद हैं तो अपनी थोड़ी बहुत इज्जत बना के रखें, जिससे कि मैं इनके साथ तू तड़ाक की बातें ना करूं। भाषा की मर्यादा के संदर्भ में अनुमा जी का आग्रह है। संतोष पांडे जी वैसे वाकई प्रबुद्ध व्यक्ति है, आपको विश्वास दिलाता हूं भाई। अब उनके मुंह से उन्होंने किस हैसियत से किया या उसने किस हैसियत से किया, तो निश्चित रूप से अगर उसने शब्द का इस्तेमाल किया तो उनकी ओर से मैं खेद व्यक्त करता हूँ। इस भाषा के हम कभी हामी नहीं है। संतोष जी ने किया तो संतोष जी भी निश्चित रूप से उसमें खेद व्यक्त करते हैं, ऐसा मुझे भरोसा है। पर किशोर जी अभी विषय पर रहते हैं और विषय के संदर्भ में जानते हैं, आप भी खड़े हो गए इनके साथ में। हाँ, हम भी कार्यक्रम में नहीं रहेंगे। जिस कांग्रेस के साथ कहीं खड़े नहीं होते हैं, आजकल बड़ी जल्दी खड़े हो जा रहे हैं। क्या बात है किशोर जी? संसद के अंदर समर्थन मिले दिल्ली सरकार के अधिकारों को लेकर, इसके लिए या कोई और वजह? नहीं डॉक्टर साहब, आज दोपहर की एक घटना है, मैं उससे अपनी बात शुरू करूंगा कि संतोष पांडे जी जैसे एक प्रबुद्ध भाजपा के सांसद मित्र हैं अपने, और वो अश्विनी वैष्णव जी के भी बड़े करीबी है जो रेल मंत्री, तो उनसे यूं ही चर्चा में लाइटली मैंने पूछ लिया कि भाई क्या बात है, आप लोगों ने राष्ट्रपति को नहीं बुलाया, ऐसा क्यों किया? तो बोले कि मैंने, सांसद महोदय बोले कि मैंने ये सवाल जो है रेल मंत्री जी से भी पूछा था कि भाई ऐसा क्यों? तो रेल मंत्री जी ने बोला कि भाई तुम्हें क्या लगता है, जो आदमी मुझे एक रेल गाड़ी का उद्घाटन नहीं करने देता, वो आदमी जो है इनको संसद का उद्घाटन करने देगा? तो ये पूरे मामले का लब्बो-लुबाब ये कि एक व्यक्ति जो सेल्फ ऑब्सेस्ड है, एक व्यक्ति जिसको संविधान, जिसको कानून, जिसको संवैधानिक संस्था, वो इतिहास में एक ऑटोक्रेट के रूप में ही सही अपना नाम जरूर दर्ज कराना चाहते। और ये पूरी जो व्यवस्था है, जो संवैधानिक व्यवस्था है, चाहे उनको ये तार-तार करनी पड़े, चाहे ऐसे महान मौके पे, ऐसे ऐतिहासिक मौके के ऊपर देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति के हाथों उद्घाटन ना सही, उनको निमंत्रण तक नहीं दिया गया है, उद्घाटन के कार्ड के ऊपर इनका नाम तक नहीं छपा है। इससे बड़ा अपमान एक दलित की बेटी मेरे 2-3 सवाल है। लोकार्पण उनसे ना कराया जाए, कम से कम आमंत्रित तो किया जाए। मतलब आप चाहते हैं कि लोकार्पण प्रधानमंत्री करें और उसमें दर्शक के तौर पर माननीय राष्ट्रपति रहे, यही आपका राष्ट्रपति के प्रति सम्मान का भाव है? एक तरफ। दूसरा, आपसे जानना चाहता हूं कि आप सब लोग इतने व्याकुल क्यों हो रहे हैं? एक शख्स जिसने 3 दशक बाद इस देश में वो विश्वास पैदा किया कि स्पष्ट बहुमत की सरकार आई, एक पार्टी की सरकार थी, और अगर वो व्यक्ति लोकार्पण कर रहा है तो ऐतराज क्या? एक शख्स जिसने एक लंबे अंतराल के बाद लगातार 2 चुनावों में
अपनी पार्टी को स्पष्ट बहुमत से जनादेश दिलाया, अर्थात जनता की राय उस नेतृत्व के प्रति आई, वो व्यक्ति अगर लोकार्पण कर रहा है तो ऐतराज क्यों। और तीसरा और आखिरी सवाल, आपने कहा ऐतिहासिक अवसर, तो जिसने ये फैसला लिया कि एक नया संसद भवन बनना चाहिए, जिसने उस निर्णय को क्रियान्वित किया, अगर वो उसको लोकार्पित कर रहा है तो परेशानी क्यों? केवल इसलिए उसका नाम नरेंद्र मोदी है? बिल्कुल, देखिए उन्होंने भूमि पूजन किया, उन्होंने तमाम कंट्रोवर्सीज के बावजूद जो है वो इस प्रोजेक्ट के साथ आगे चले। उस कोरोना की भयावह स्थिति के अंदर जो है इन्होंने ऐसे मेगा प्रोजेक्ट को अपनाया जबकि देश आर्थिक मंदी की गिरफ्त में था। लेकिन ये सारी चीजें जो है ये इनके, क्योंकि ये 2 बार चुनाव जीते हैं, इससे जस्टिफाई नहीं हो सकती। क्योंकि हिटलर भी, जो जर्मनी के तानाशाह हिटलर थे, वो भी चुनाव जीत कर अपने समय के सबसे प्रमुख और सबसे प्रसिद्ध और सबसे लोकप्रिय नेता थे। लेकिन अंततः उन्होंने जर्मनी का नुकसान किया, जर्मनी को 2 हिस्सों में बांट दिया। पूरे विश्व के अंदर जो है ये सिद्धांत अरविंद केजरीवाल के संदर्भ में भी रहेगा ना, क्योंकि हम जितनी सराहना इस संदर्भ में माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति करते हैं, उतना ही सम्मान हम माननीय अरविंद केजरीवाल को भी देते हैं। उन्होंने दिल्ली में कमाल किया। डरते हो ना आप उतना ही अरविंद केजरीवाल से भी, जितना नरेंद्र मोदी जी के संदर्भ में डर रहे हो कि तानाशाह आने वाले समय में ऐसा हो सकता है, अरविंद केजरीवाल से भी उतना डर लगता है। और एक और सवाल कर मैं चलूंगा विजय जी के पास। रोज उपराज्यपाल की इज्जत का जुलूस निकालते हैं और आज राष्ट्रपति की बड़ी चिंता कर रहे हैं सम्मान की, क्या बात है कि थोड़ा इस पे भी टिप्पणी हो ही जाए कि संविधान में जी, राज्यसभा और लोकसभा का जी, मेन स्तंभ राष्ट्रपति को बनाया जी, तो हमारे मोदी जी संविधान को ताक पे रख दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानेंगे। भाजपा के लोग बोल रहे हैं जी, कि एनेक्सी में इंदिरा जी ने उद्घाटन किया, पुस्तकालय वहां पर उद्घाटन राजीव गांधी ने किया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि एनेक्सी का उद्घाटन इंदिरा जी ने किया, लेकिन शिलान्यास जो है बीबी गिरी जी ने किया, तत्कालीन राष्ट्रपति। उसके बाद में आप आ जाइए पुस्तकालय संसद का, पार्लियामेंट का, उसका शिलान्यास राजीव गांधी ने किया, लेकिन उसका ओपनिंग भी महामहिम राष्ट्रपति तत्कालीन के नारायणन जी ने किया। भाजपा के लोग बोल रहे हैं प्रधानमंत्री ओपनिंग करता है तो मोदी जी कर रहे हैं, तो क्या है? तो वहां देखिए, एक काम राष्ट्रपति जी ने किया, दूसरा काम प्रधानमंत्री जी ने किया। लेकिन यहाँ पर शिलान्यास भी नरेंद्र मोदी जी ने, तब गोविंद हमारे दलित नेता महामहिम राष्ट्रपति थे। आज ओपनिंग के समय हमारी दलित और आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू महामहिम है, उनसे भी आपने दोनों काम आप करेंगे, दोनों का तल जो लगेगा साइन बोर्ड वो नरेंद्र मोदी जी का लगना चाहिए। तो ये क्यों? आप दिल्ली में, मेरा एक सवाल है आपसे, आपने ऑर्डर, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ विजय जी, कि संसद भवन में एक शिलापट इतना महत्वपूर्ण है क्या? देश के इतिहास में लिखा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 से आज तक प्रधानमंत्री हैं, 2024 तक का हालात दिख रहे हैं। इसके बाद किसी और शिलापट की जरूरत है क्या? एक सवाल तो मेरा ही है। और दूसरा, जिन विपक्षी दलों ने अपने अपने राज्यों में राज्यपाल का जीना हराम किया हुआ है, आज आपको बड़ी चिंता हो रही है राष्ट्रपति के सम्मान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। भाई, वो जगदीश धनखड़ आंसू निकाले रहते थे आपकी सरकार में ममता बनर्जी के नाम पर, वो विधानसभा में दरवाजा तक नहीं खुल रहा था उनके लिए। तो थोड़ा समझना मुश्किल हो रहा है कि आप लोग वाकई संविधान के तहत जो पद पर बैठे हुए लोग उनके सम्मान की चिंता कर रहे हैं, या नरेंद्र मोदी के प्रति जिद इतनी है, नाराजगी इतनी है, खींच इतनी है, खिसियाट इतनी है, गुस्सा इतना है, आवेश इतना है, इसलिए बर्दाश्त नहीं हो रहा कि ये आदमी ऐसा क्यों कर रहा है। राज्यपाल जो है, जो विरोधी सरकार है केंद्र की, उसको चलने में असुविधा पैदा कर रहे हैं। ऊपर राज्यपाल देखिए दिल्ली में क्या कर रहे हैं, ऊपर राज्यपाल से करवा रहे हैं, बंगाल में करवा रहे हैं,
आप बिहार में करवा रहे हैं। आप तो जहां डबल डेकर सरकार नहीं है वहां आप अपनी मनमानी कर रहे हैं, राज्यपाल के द्वारा परेशान कर रहे हैं। आपको मालूम है बंगाल का 1,15,000 करोड़ रुपया बाकी है, जी केंद्र सरकार नहीं दे रही है। क्यों नहीं जी। दे रही है? हमारा 7,000 करोड़ रुपया 103 में बाकी है। आवास योजना में सर पे छत 24 तक हो जाएगी, छत नहीं है लोगों के। 11 लाख जी। से बेसी लोग का पैसा हमारा ड्यू है, लेकिन नहीं दे रहे हैं मोदी जी। 1,17,000 करोड़ रुपया बाकी। क्यों? आपका पैसे का अभी विषय नहीं है विजय जी, अभी तो अपन इस आयोजन पर रहते हैं। आपसे जानना ही चाहता है क्या राहुल गांधी आपके नेता हो गए? क्या ममता बनर्जी आखिरकार मानने को तैयार हो गई कि राहुल गांधी ही नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर सकते हैं? इस विषय को सबसे पहले उठाने वाले राहुल गांधी, और राहुल गांधी को मिला है 19 विपक्षी दलों का समर्थन। क्या विजय जी हम माने कि 2024 के संदर्भ में विपक्ष ने संदेश दे दिया राहुल गांधी हमारे नेता और नरेंद्र मोदी का मुकाबला अगर कोई कर सकता है तो वो राहुल गांधी। ये विरोधी दल जहां पर कांग्रेस मजबूत है 200 सीटों पे, और उसके बाद में जहां क्षेत्रीय दल बिहार में नीतीश जी, तेजस्वी जी, यूपी में अखिलेश और जयंत जी, बंगाल में ममता बनर्जी, वैसे ही आपका साउथ में जो जहां मजबूत है हम लोग मिलकर लड़ेंगे। आप निश्चिंत रहिए, नेता प्रधानमंत्री कौन होगा क्या होगा हम लोग ठीक बैठ के ठीक कर लेंगे। ठीक कर लेंगे विजय जी ने ये बता दिया। लेकिन अब मैं आता हूं सीधे राजकुमार सिंह जी के पास। इस बहस के मायने क्या है? मैं जो संसद भवन का लोकार्पण ही मुद्दा है, इसके माध्यम से 2024 की बिछात है। समय चला गया अलग अलग लड़ने का। एकजुट रहो तो ही भाजपा का मुकाबला कर पाओगे, एकजुट रहो तो ही नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर पाओगे, एकजुट रहो तो ही नरेंद्र मोदी की नीतियों के संदर्भ में देश को समझा पाओगे। क्या देखते हैं राजकुमार जी आप इस पूरे घटनाक्रम में? करके जिस तरह की रस्साकसी आप कहें, पालाबंदी हम देख रहे हैं, मुझे लगता है कि हमारे देश में पिछले कुछ वर्षों में राजनीतिक कटुता जिस तरह से चरम पर पहुंच गई है, ये उसका प्रमाण है और उसका परिणाम भी है। दूसरा, जैसा आपने कहा 2024 पर सबकी नजर है और विपक्ष को लगता है कि 2024 से पहले अपनी एकजुटता के प्रदर्शन का, अपने शक्ति के प्रदर्शन का जो भी अवसर मिले वो नहीं गंवाना चाहिए। लेकिन मैं दूसरी बात कर रहा हूं कि नए संसद भवन को लेकर के इस तरह की राजनीतिक कटुता, इस तरह का राजनीतिक विरोध विश्व के सबसे लोकतंत्र के लिए तो बहुत सम्मानजनक स्थिति नहीं है, कोई बहुत अच्छी तस्वीर पेश नहीं करता है और उस स्थिति से बचने की कोशिश सबको करनी चाहिए। ये सही है कि नए परिसीमन के बाद सदस्यों की संख्या बढ़ेगी, बड़े भवन की जरूरत होगी और भवन रातों रात नहीं बनता, तो आपको एक दूरगामी योजना के तहत उस दिशा में कदम तो बढ़ाना पड़ेगा और जो उस समय की सरकार होगी वही फैसला लेगी। आदर्श स्थिति हो सकती थी कि इस फैसले में बाकी दलों को भी शामिल कर लिया जाता, उनसे राय ले ली जाती, लेकिन सरकार को फैसला तो लेना होगा। दूसरी बात, विवाद पहली बार नहीं हो रहा, जैसा आपने भी जिक्र किया और एक साथी और भी जिक्र कर रहे थे। फैसले का विरोध हुआ, शिलान्यास का विरोध हुआ, कोरोना काल में जो भारी भरकम खर्चा इस पर होने जा रहा था उसके चलते विरोध हुआ और डिजाइन पर भी सवाल उठे। लेकिन जहां तक उद्घाटन का सवाल है, मुझे लगता है कि एक तो 28 मई की जो तारीख रखी वो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक संदेश देती है। आपके हित में हो सकता है, आप अपने समर्थक वर्ग को संबोधित कर रहे होंगे उसके जरिए, लेकिन जाहिर सी बात है कि फिर वो वाकई विचारधारा के लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। तो जब लोकतंत्र के मंदिर का निर्माण का सवाल है, उसका उद्घाटन का सवाल है, तो इस तरह के विरोधाभासी संदेशों से, संकेतों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। संतोष पांडे जी ने भी कहा, विजय उपाध्याय जी ने भी कहा और आपके प्रवक्ता भी कह रहे थे, लेकिन एक बात नहीं, आप बार बार राष्ट्रपति को जब संबोधित करते हैं, उनके सम्मान की बात करते हैं, तो आप दलित राष्ट्रपति के तौर पर उनको संबोधित कर रहे हैं, आप आदिवासी राष्ट्रपति के तौर पर संबोधित कर रहे हैं। क्या आप विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के संवैधानिक प्रमुख का
मान सम्मान बढ़ा रहे हैं, पद की गरिमा है, व्यक्ति कौन है, किस समुदाय से आता है, इससे क्या फर्क पड़ता है। देश के सर्वोच्च पद पर संवैधानिक प्रमुख है देश की। दूसरी बात, आपका विरोध संवैधानिक प्रावधानों को लेकर है या समुदाय या वर्ग विशेष के राष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं किया गया। और जैसा आपने कहा कि अगर राष्ट्रपति आमंत्रित होंगी तो राष्ट्रपति ही उद्घाटन करेंगी, इतना प्रोटोकॉल तो हम सब लोग समझते हैं कि जहां राष्ट्रपति होंगे बाकी सब उनसे पीछे हैं। तो इस विरोधाभास को राजनीति तक रखें, और जिस तरह से संसद को हमने पिछले कुछ सालों में राजनीति का अखाड़ा बना दिया है, नए संसद भवन के उद्घाटन की शुरुआत अगर उससे हो रही है, बहुत सुखद स्थिति नहीं है। राज्यपाल जी, आप तो प्रबुद्ध पत्रकार हैं, राष्ट्रपति नहीं प्रधानमंत्री लोकार्पण करेंगे, हर फैसले के पीछे कोई कारण होता है। अपने अनुसार हनुमा जी कारण निकाल रही है, अपने अनुसार किशोर जी कारण निकाल रहे हैं, अपने अनुसार विजय जी ने भी कारण बताया की चेष्टा की, संतोष जी ने तो एक ही कारण बताया, भाई जैसा माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लगा उन्होंने बुलाया, अब बुलाया है तो इनकार थोड़ी कर देंगे। पर आपको क्या लग रहा है, क्यों, किस लिए? तकनीकी रूप से तो संतोष पांडे जी ने सही कहा, संसद के सर्वोच्च पदाधिकारी स्पीकर हैं, लोकसभा अध्यक्ष, उन्होंने आमंत्रित किया है, तकनीकी रूप से सही है जी। इसमें भी दो राय नहीं है कि संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति है। और अनुमा जी जो आर्टिकल 79 का जिक्र कर रही थी, या बाकी एक प्रवक्ता ने भी किया, बहुत स्पष्ट है कि हमारे यहाँ संसद की परिकल्पना क्या है। राष्ट्रपति है, दो सदन है, एक राज्यसभा है, एक लोकसभा है, वो ठीक है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उसी संसद में जो सदन के नेता होते हैं लोकसभा में, जो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है, वो प्रधानमंत्री है। तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा असंवैधानिक काम होने जा रहा है या प्रधानमंत्री लोकसभा या संसद के नए भवन का उद्घाटन नहीं कर सकते। अब आप जो कह रहे हैं इसके पीछे क्या है, पीछे वही है जो सारे प्रवक्ता देखने की कोशिश कर रहे हैं और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की लार्जर देन लाइफ जो छवि है, जो विराट छवि है, बनी भी है, बनाई भी गई है। भाजपा उस पर मुग्ध है, होना भी चाहिए। 3 दशक बाद अगर किसी व्यक्ति के चेहरे से और नाम से प्रचंड बहुमत आपको मिल गया अकेले दम, तो आपको उस व्यक्ति पर प्रसन्न होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए। लेकिन वही समस्या अपोजिशन को अपने भविष्य के लिए नजर आती है। जब तक मोदी के विराट व्यक्तित्व पर आप सवाल निशान नहीं लगा पाएंगे, उस छवि को खंडित नहीं कर पाएंगे, तब तक 2024 में चाहे आप एकजुट होकर उतरे, आक्रामक होकर उतरे, बात बनेगी नहीं। तो इस पूरे प्रकरण के विरोध में, पूरे विवाद के मूल में सिर्फ और सिर्फ राजनीति है, लेकिन कोई एक पक्ष उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। सत्ता पक्ष ने अगर थोड़ी सी सदाशयता दिखाई होती, समझदारी दिखाई होती, तो इस विवाद की नौबत नहीं आती। तो राज्यपाल जी ने बहुत स्पष्ट तरीके से मूल्यांकन किया है, बीच में कोई हस्तक्षेप हनुमा जी ने करना था। हालांकि मुझे बातचीत भी हनुमा जी से करनी है, तो पहले हनुमा जी का हस्तक्षेप सुनते हैं और उसके बाद आगे की बातचीत करते हैं। जी हनुमा जी। जी हिमांशु जी, 2-3 बातें हैं। पहली चीज तो ये कि संसद और सरकार में फर्क है। संसद सरकार के प्रभाव में ना आए, इसीलिए संसद की अपनी सैंक्टिटी रखी गई है। तो संसद की जो प्रमुख हैं वो संसद का उद्घाटन करें, इसमें क्या राजनीति हो सकती है, पहला सवाल। दूसरी चीज, आप कह रहे थे कि एकजुट रहो तो बीजेपी का मुकाबला कर पाओगे, ऐसा आप विपक्ष को कह रहे हैं। पर कर्नाटक में विपक्ष एकजुट तो नहीं हुआ था, जनता ने खुद अपना निर्णय लिया था। तीसरी बात, जो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि हम राष्ट्रपति का अभी क्यों, उस समय हम विरोध कर रहे थे, हम विरोध भी इसीलिए शायद कर रहे थे कि जो हमारा डर था वो अब सच हो गया। राष्ट्रपति जी की राष्ट्रपति पद पर लाकर उनकी अवमानना ना हो, यही हमारा डर था। वो केवल जरा ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा भी कि जब राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ था, तब भी तत्कालीन महामहिम को उससे दूर रखा गया था। तो इस सब को आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी और खास तौर पे नरेंद्र मोदी जी, जिनका व्यक्तित्व बहुत ज्यादा महिमा मंडित करके बनाया गया, 8,000 करोड़ का खर्चा हुआ उनका प्रचार करने में, उनकी इमेज मेकिंग में, उसके साथ में ये कहा गया कि वो इतने बार चुनाव जीत रहे हैं,
अब उन सब मुलम्मों के उतरने का समय है। आपने देखा पहले हिमाचल प्रदेश में उतरा वो मुलम्मा, फिर उतरा कर्नाटक में, अब मध्य प्रदेश में उतरेगा। छत्तीसगढ़ में तो चढ़ा ही नहीं था तो वहां उतरने का सवाल ही नहीं उठता, लेकिन वहां पर भी दोबारा कोई नरेंद्र मोदी जी नहीं आ रहे। फिर हम हरियाणा में देखेंगे और क्या पता मिजोरम में भी देख लें। तो कुल मिला के बात यह है कि मेरे जो 2-3 बातें कि संसद और सरकार में फर्क है, संसद को सरकार के प्रभाव में ना रखा जाए और उसकी अपनी सैंक्टिटी होती है, अपनी उसकी पवित्रता होती है। दूसरी चीज ये कि राम मंदिर के भी भूमि पूजन से राष्ट्रपति को दूर रखा गया। और तीसरी चीज जनता निर्णय करेगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी कोई लार्जर देन लाइफ नहीं है। हम तो यही कहेंगे कि लगा लो जोर, तुम चाहे जितना तानाशाही के लिए, हम भी पुरजोर लड़ेंगे जमहूरियत की बहाली के लिए। बहुत सुंदर पंक्तियां बोली हनुमान जी आपने, पर क्या करें, अभी यहाँ पे भाषण थोड़ी होना है, यहाँ पर तो तर्क पे बातचीत होनी है। आपने कुछ तर्क दिए हैं, उनको लेके सवाल है। आपने कर्नाटक में हम जीते, विपक्ष था, एकजुट था, तो कुल मिला के माने कि देश में एकजुट विपक्ष की जरूरत नहीं है। खाम में नीतीश कुमार जो है अपनी एड़ियां घिस रहे हैं, खाम में शरद पवार इतनी मशक्कत कर रहे हैं, ये ममता बनर्जी खाम में बयानबाजी कर रही है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कांग्रेस अकेले लड़े। दूसरा आपसे जानना ये चाहता हूं कि भाई आपने, चूंकि नरेंद्र मोदी इस संसद भवन का लोकार्पण कर रहे हैं, इसलिए लोकार्पण समारोह का बहिष्कार कर दिया। अब इस संसद भवन को बनवाया भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ही है, लोकार्पण भी वही कर रहे हैं, शिलान्यास भी उन्होंने किया था। तो आपसे जानना ये चाहते हैं कि संसद भवन में बैठने तो जाएंगे ना, कि चूंकि उन्होंने किया है तो उद्घाटन में भी नहीं और अब इसके किसी सत्र में भी नहीं, तो थोड़ा इसमें भी स्पष्ट हो गया कि नाराजगी कहां तक रहने वाली। जी हनुमान जी। मदर ऑफ डेमोक्रेसी में इतना बड़ा काला धब्बा लगेगा कि जब विपक्ष नहीं केवल एक प्रधानमंत्री जाके उसका उद्घाटन कराएंगे। ये इतिहास में लगने वाला काला धब्बा है। एक और बात आपको बताना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी के अंदर, देखिए मैं ना ये कहते हुए मुझे शर्मिंदगी होती है, लेकिन ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने प्रजातंत्र जैसे ही हमारे देश में आया तो पंडित नेहरू ने राजदंड को संग्रहालय में रखवा दिया था। अब इस उद्घाटन में प्रधानमंत्री जी की बड़ी इच्छा है कि वो राजदंड हाथ में ले लें, यानी कि खुद ही डिक्लेयर कर रहे हैं कि जी मैं तो तानाशाह हूं, मैं इस लोकतंत्र की कोई परवाह नहीं करता। तो कुल आपको जो इतनी बातों का लबो-लुभाव ये है कि प्रधानमंत्री एक परंपरा का पालन नहीं करना चाहते, प्रधानमंत्री हर नियम को तोड़ना चाहते हैं, हर पद्धति से किनारा करना चाहते हैं, संस्कृति का तो वो सम्मान करते ही नहीं है, ये हम उनके घर के उदाहरण से देख सकते हैं। और महिला का अपमान तो उनके एक चुटकी में हो जाता है। महिला सम्मान की जितनी कहानी है वो केवल इसलिए होती है कि प्रचार हो, चाहे वो सेनाएं हो, चाहे वो आज हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति हो, जिनको वो 26 जनवरी में भी आगे जाने से रोकना चाहते थे, लेकिन उस समय हमारे सेना अधिकारी ने ये नहीं होने दिया। सारी बात कहीं पर मेरी इस बात को उत्तर नहीं दिया भाई, क्या ये विरोध जो है वो केवल उद्घाटन समारोह तक रहेगा या आगे भी कुछ इसका और स्वरूप बनेगा? विचार कर लेगा तो शायद हमें बताएंगे। पर संतोष पांडे जी को लगता है कि अब उनके पास में कहने के लिए काफी कुछ इकट्ठा हो गया। जी संतोष जी, क्या हुआ? कोई नया तर्क मिला आपको? प्रधानमंत्री जी क्यों, नरेंद्र मोदी जी क्यों? माननीय हमारे विश्लेषक महोदय ने बहुत अच्छी बात कही है, और वास्तव में पहले तो मैं अनुभा जी को बता दूं कि आपने कहा कि नरेंद्र मोदी जी और महिलाओं का अपमान करते हैं, चूकते नहीं, और राजदंड की बात उन्होंने कही। तो बहन अनुभा जी, अपने आदिवासी राष्ट्रपति, अब तो देश के राष्ट्रपति है, ठीक है, मैं मान लिया, आप भी मानते हैं, जब राष्ट्र के राष्ट्रपति हैं तो राष्ट्रपत्नी कहने वाले कौन है आप जानते हैं? आपको याद दिलाऊं? एक बार नहीं, लगातार राष्ट्रपत्नी कहा। उसके लिए जब हो हल्ला हुआ, सदन से लेकर के बाहर तक सब सड़कों में जब चर्चा हुई, हम सबने विरोध किया कि माफी मांगना पड़ेगा करके लोकसभा के अंदर। तब आपके जवाबदार लोकसभा के नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी को अंत में माफी मांगना पड़ा। आपके जो पवन खेड़ा है, आपका यहाँ जब राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा था तो देश के प्रधानमंत्री हैं, इतना विरोध मत करिए कि विरोध में किसी का किसी प्रकार का विरोध हो। प्रधानमंत्री के पिता के जगह में आपने उद्योगपति का नाम लिया।
और आप किस मुंह से इस प्रकार की बात करती है? और रही बात जो राजदंड की बात की जा रही है, उसे राजगोपालाचारी जी के और वार्ता करके उन दोनों, नेहरू जी और वार्ता किए राजगोपालाचारी जी ने, और उन्होंने कहा उस समय लॉर्ड माउंटबेटन को, लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे मैं, जो हमारी भारत की सांस्कृतिक विरासत, परंपरा और जो उसके प्रतीक है, जो नेहरू जी को सौंपा जाए और मिल करके चर्चा करके जो ये राजदंड है इसे उन्हें प्रदान किया गया था नेहरू जी को, और वो पहले संसद भवन में था, किंतु आपको उसमें सांप्रदायिकता झलकी। आपको तो धर्मनिरपेक्ष दिखाना था कि राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष है, शरिया नहीं है, ये अरब कंट्री नहीं है, ये पाकिस्तान नहीं है जहां 1-1 किलो आटा के लिए वहां सब अपना सब कुछ संविधान से किस प्रकार से खिलवाड़ कर रहे देख लो। तो इस प्रकार की बात आप ना करें कि महिला का अपमान प्रधानमंत्री जी ने किया। आज जो राजदंड को फिर से सम्मान दिलाने का काम, हमारे सांस्कृतिक धरोहरों को सम्मान दिलाने का काम, हमारे मान बिंदुओं को सम्मान दिलाने का काम इस राष्ट्र में फिर से हो रहा है। भारत माता को सर्वोच्च सिंहासन में विश्व गुरु बनाने की तैयारी हो रही है, उसमें खुशी खुशी सहभागी बने। यही मेरा संतोष जी, आपने सारी बात कही, वापस पूछ रहा हूं, तर्क इतना ही है क्या? ओम बिरला की मर्जी थी, मैं तो लोकार्पण नए भवन का नरेंद्र मोदी जी से ही करा, बस इसलिए लोकार्पण नरेंद्र मोदी जी देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री कर रहे हैं। या इसके अलावा कोई और तर्क भी संतोष पांडे जी को आपको लगता है? नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन और करेगा? उनको करना चाहिए था, वो कर रहे हैं। इसके अंदर संतोष जी आगे प्रबुद्ध सांसद कुछ तो कहे ना, केवल ओम बिरला की मर्जी पर रहमो करम पर रह गया पूरा मसला, वो खामखा में इतना बवंडर मच रहा है। माननीय हिमांशु जी, लोकतंत्र का मंदिर लोकसभा है, और लोकसभा का सबका नेता, जनता का नेता, चुने हुए जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उसके लीडर प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री को अधिकार है और ससम्मान विधिवत जिस प्रकार से निमंत्रण आमंत्रण दिया गया है वो क्यों नहीं कर सकते? ये विवाद तो दिया है भाई, देश का चुना हुआ सबसे बड़ा नेता देश का प्रधानमंत्री होता है। नरेंद्र मोदी जी देश की चेन का सबसे बड़ा बिंब है, इसलिए वो लोकतंत्र के मंदिर का लोकार्पण करेंगे। अब बोले किशोर जी, आपको कुछ ऐतराज हुआ इस बात पर? आपका ऐतराज सुने। डॉक्टर साहब, मैं इस चीज से इतर बात करना चाहूंगा। संतोष पांडे जी, माननीय सांसद जी जो है, वो प्रधानमंत्री का सम्मान करें लेकिन राष्ट्रपति का अपमान ना करें, महामहिम का अपमान लाइव ना दें आपके दर्शकों के सामने। क्योंकि अगर प्रधानमंत्री जी देश के चुने हुए नेता हैं, तो अगर डायरेक्टली इलेक्शन प्रधानमंत्री जी का हुआ है तो इनडायरेक्टली आपने भी राष्ट्रपति जी को वोट देके, आपके थ्रू जनता ने राष्ट्रपति जी को वोट देके उनको चुना है, और वो अनइलेक्टेड नहीं है, वो भी इलेक्टेड है, इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन उनके पास भी जनता का मत है। और आप प्रधानमंत्री का सम्मान 100 बार करें, आप इसके लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन राष्ट्रपति का अपमान जो है ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। आप संविधान का, संवैधानिक व्यवहारिक बात करते हैं ना, ये बहकाने की बात नहीं। ये राष्ट्रपति जो भी बनता है कि प्रधानमंत्री की मर्जी के बगैर बनता है, या प्रधानमंत्री जो बनता है वो राष्ट्रपति की मर्जी से बनता है? व्यवहारिक बात लोकतांत्रिक देश में, हिंदुस्तान में कौन किसे बनाता है? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को बनाता है या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को बनाता है? किशोर जी थोड़ा ईमानदारी से बात करिए। नहीं होता, राष्ट्रपति इस देश की सर्वोच्च कमांडर हैं, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष हैं, और राष्ट्रपति देश की संवैधानिक प्रमुख भी हैं। आप किसी भी स्थिति के अंदर राष्ट्रपति जी का अपमान ना करें, कृपया, ये मेरी आपसे विनती है। किशोर जी मेरे सवाल को सुनिए। देश के सम्मान्य प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तय करते हैं या राष्ट्रपति देश के प्रधानमंत्री तय करते हैं? व्यवहारिक सवाल है किशोर जी, दर्शक देख रहे हैं, व्यवहारिक सवाल है, किताबी सवाल नहीं है। संसद देश के राष्ट्रपति को तय करता है, देश का संसद तय करता है। प्रधानमंत्री उस संसद के हो सकता है कि सत्ता पक्ष के नेता हो, लेकिन ये सर्वोच्च शक्ति जो है देश की संसद के पास होती है,
और उस संसद को ही किशोर जी, आप अधिकार है। लोग दर्शकों को बिल्कुल ही नासमझ समझ रहे हैं। वो संसद सर्वोच्च शक्ति होती है। लोगों ने देखा, माननीय प्रधानमंत्री हुआ करती थी इंदिरा गांधी, उन्होंने चाहा नीलम संजीव रेड्डी न बने, नहीं बन पाए। आज तक देश के प्रधानमंत्री की मर्जी के बगैर कोई राष्ट्रपति बन पाया हो 75 साल के इतिहास में दिखा तो नहीं। विचार कीजिएगा किशोर जी मेरे सवाल के संदर्भ में कार्यक्रम के बाद। लेकिन मैं वापस आना चाहता हूं विजय उपाध्याय जी के पास। और विजय जी, आपसे जानना चाहता हूं, हनुमान जी ने मुझे उत्तर नहीं दिया। विरोध, नाराजगी, बहिष्कार केवल उद्घाटन समारोह तक रहेगा या इस बिल्डिंग में बैठेंगे भी नहीं? आप क्या सोचते हैं विजय जी? ममता बनर्जी तो बड़ी साहसी किस्म की महिला है। कांग्रेस हीरो से जीरो हो गए बंगाल में, और ममता बनर्जी तो आज तक है। क्या बोलती है दीदी इस विषय में? हीरो से जीरो बहुत लोग हुए और आगे भी और होंगे, आगे भी भविष्य में भी होंगे, इतिहास में भी हुए हैं। तो ये तो समय बताएगा कौन क्या होगा नहीं होगा। लेकिन हम 19 दल ने निर्णय लिया है कि हम लोग उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करेंगे जी। अगर राष्ट्रपति जी ने उद्घाटन किया तो हम लोग शामिल होंगे। अगर राष्ट्रपति जी ने उद्घाटन नहीं किया, माननीय मोदी जी ने उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया, करने आए, तो हम लोग बोल चुके हैं कि हम लोग शामिल नहीं होंगे। अरे विजय जी, उसके आगे का बताइए ना। प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन कर दिया जिस भवन का, जो आप नहीं चाहते थे, तो उस भवन में आगे बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, या उस भवन में कदम नहीं रखेंगे? हिमांशु जी, आप बात कर रहे हैं, ये तो सच्चाई है कि संसद भवन में जाना है, जाएंगे। लेकिन एक तो इतिहास तो हो जाएगा। जो हमारी बहन बोल रही थी कि विपक्ष सारा बाहर था। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इतिहास रचना चाहते हैं। सत्ता पक्ष के संदर्भ में ये बात कही जा रही है कि उन्होंने इतिहास बना दिया, नया भवन बना दिया, मोदी जी ने इतिहास रच दिया और उस भवन के लोकार्पण समारोह का बहिष्कार कर दिया। हनुमान जी ने भी बताया, विजय जी ने भी बताया, हमने भी इतिहास रच दिया। जब ऐसा भव्य आयोजन हुआ, हमने उसका बहिष्कार कर दिया। ये इतिहास रचने की होड़ देश को इतिहास तो ना बना देगी, ये डर हम जैसे नागरिकों को हो गया। इस पर कुछ कहिए ना। ये सत्ता पक्ष और विपक्ष लोकतंत्र को सींचने के स्थान पर उन जड़ों को उखाड़ने में लग गया, ऐसा महसूस होने लगा। जो कटुता की बात आपने शुरुआती दौर में कही थी, वो घृणा में तब्दील हो रही है। नरेंद्र मोदी के प्रति अब नाराजगी नहीं, नफरत कहीं ना कहीं विपक्ष के बयानों से, बातों से दिखती है। और कमोवेश वही नफरत, वैसी ही नाराजगी सत्ता पक्ष की राहुल गांधी या कांग्रेस के संदर्भ में दिखाई देती है। कहां ले जाएगी देश को? मैं अपना नाम बनाने की, इतिहास में दर्ज होने की जो महत्वाकांक्षा पुरानी है, उसमें बुराई भी नहीं है। लेकिन इतिहास में आप किस रूप में दर्ज होना चाहते हैं, इतिहास में आप किस रूप में याद किए जाएंगे, वो ज्यादा महत्व। ऐसा ना हो कि इतिहास में दर्ज होने के चक्कर में आप आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसी परंपराएं छोड़ जाएं जिन पर वो गर्व ना कर पाए। मोदी के कार्यकाल में, प्रधानमंत्री काल में नया संसद भवन बन रहा है, भव्य बन रहा है, वो एक अलग इतिहास होगा। लेकिन 19 विपक्षी दल उस लोकतंत्र के मंदिर के उद्घाटन से बाहर रहेंगे, बहिष्कार करेंगे उस तौर पर, ये एक अलग तरह का इतिहास होगा। लेकिन जो बार बार कह रहे थे कोई नहीं होगा, अकेले मोदी करेंगे, मुझे लगता है तकनीकी रूप से वो भी गलत है। बीजू जनता दल शामिल हो रहा है, जगनमोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस शामिल हो रही है, और अभी तक की जानकारी है बहुजन समाज पार्टी भी शामिल हो रही है। लेकिन मैं फिर कहूंगा, अपनी भूमिकाओं को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को इतना बड़ा नहीं बना लेना चाहिए कि जब वो इतिहास में दर्ज हों तो शायद कल को आपको भी प्रायश्चित हो और आने वाली पीढ़ियों को तो सब प्रायश्चित हो गए। राजकुमार सिंह ने जो बात कही वो बड़ी महत्वपूर्ण है। इतिहास में दर्ज तो राम है, और राम के साथ रावण भी है। आप अपने आप को किस रूप में दर्ज कराना चाहते हैं? क्या इतिहास में दर्ज करा के खुश हो लेंगे? इतिहास में दर्ज पृथ्वीराज चौहान है, प्रसाद साथ जयचंद भी है। आप अपने आप को जयचंद बना के खुश हो लेंगे? इस देश के राजनेताओं को विचार करना होगा। आखिरी टिप्पणी के लिए मैं एक बार फिर संतोष पांडे जी के पास आना चाहता हूँ। शायद उनका कुछ मन बदला हो, चाहे कुछ उनकी रणनीति बदल गई हो, उनकी टिप्पणी मिलनी चाहिए। जी संतोष जी, आखिरी टिप्पणी इस कार्यक्रम की आपके द्वारा। पहली बात तो सर,
जिस प्रकार से कहा गया कि राष्ट्रपति का मैंने अपमान किया, ये जैसे केजरीवाल दिल्ली में है, उसके चेला भी यहाँ छत्तीसगढ़ और हिंदुस्तान में वही डीएनए है इनका। और जिस प्रकार से ये अच्छी बात नहीं है कि जो बात, और मेरी इनकी वार्ता इस प्रकार की कभी हुई नहीं है। इन्होंने पहले भी कहा मैं बोलना नहीं चाह रहा था। और दूसरी बात, आदरणीय हिमांशु जी, मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि जितने भी पूरे हिंदुस्तान में लोकसभा में सबके नेता माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, स्पष्ट बहुमत है, जनता ने उन्हें सब प्रकार से बहुमत दिया है, इस राष्ट्र के राष्ट्रनायक है, और माननीय बिड़ला जी ने उन्हें आमंत्रित किया है, जो विधि के अनुसार उन्होंने किया है। इस राष्ट्र की इच्छा है, राष्ट्र की ये मन को भी जानना चाहिए और सबकी इच्छा है। ये जो कह रहे हैं कि ये इस प्रकार से करेंगे, ये विरोध करेंगे, ये विरोध कहाँ नहीं किए हैं। ये तो पेगासस में पीट गए, हिडनबर्ग में पीट गए, शाहीन बाग में पीट गए, किसान में पीट गए, तो और नया मुद्दा क्या हो सकता है। तो हिमाचल बोलेंगे कर्नाटक में आप पिट गए, हिमाचल में आप पिट गए, तब क्या करेंगे। तो इसलिए पिटने पिटाने की बात नहीं है संतोष जी। लोकतंत्र का जिसे मंदिर कहा जाता है, क्या आप इसमें हाथ उठाने वाले हैं? क्या संतोष पांडे जी, आपको नहीं लगता है कि एक सबसे बड़ा दल होने के नाते, सत्तारूढ़ दल होने के नाते आप अभी भी कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे विपक्षियों को मनाने का, समझाने का, साथ लाने का, या कहेंगे इन्हें जो मर्जी ये है करते रहें, हम तो इसी तरीके से चलेंगे? क्या उम्मीद कर रहे हैं संतोष जी आपकी पार्टी से? सबको आमंत्रण गया है, माननीय ओम बिरला के तरफ से गया है। मैं एक सांसद हूं, मेरे सांसद मित्रों से बात होती है, मेरे पास 3 बार फोन आया है, सबके पास 2-2, 3-3 बार, 4-4 बार फोन जा रहा है, आने के लिए आमंत्रित किया गया है। जो दल के नेता हैं उनसे बराबर चर्चा की जा रही है, किंतु यदि जिन्हें आना ही नहीं है, जिन्हें विरोध ही करना है, तो वो जो कहावत है ना आदरणीय हिमांशु जी, हाथी चले बाजार, तो हाथी तो अपनी शान के साथ और अगर इस सोच के साथ में रहेंगे, हाथी चले बाजार सत्ता पकड़ी सोच के साथ है, और विपक्ष को दूसरी उपमा के साथ संबोधित करेगा, तो देश कहां जाएगा। इस बार राजकुमार सिंह जी वाकई विचार करता हूं, देश के लिए ये एक उल्लेखनीय घटना है कि देश में नया संसद भवन, आजाद देश का अपना संसद भवन तैयार हुआ है। क्योंकि पहले का जो संसद भवन था वो हमारा अपना बनाया नहीं, बल्कि अंग्रेजों का बनाया था। पर वह अवसर कटुता के प्रतीक के तौर पर इतिहास के पन्नों में दर्ज हो, इस घड़ी को टालने की कोशिश होनी चाहिए। और ये कोशिश करने की जिम्मेदारी देश के सबसे बड़े दल की है, भारतीय जनता पार्टी, और उस पार्टी के मुखिया के तौर पर, सरकार के मुखिया के तौर पर प्रधानमंत्री खुद मौजूद है। कहीं ना कहीं इस विवाद को सुलझाने की पहल होनी चाहिए, और विपक्ष को भी 2024 के परिणामों को लेकर नहीं, बल्कि देश के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए क्या बेहतर होगा उसके अनुसार फैसला लेना चाहिए। उम्मीद करते हैं कटुता का यह दौर लोकतंत्र के मंदिर के लोकार्पण के संदर्भ में दुनिया को देखने को ना मिले। देखें देश के तमाम राजनीतिक दल और राजनीति क्या अपने मन को इतना विराट स्वरूप दे पाएंगे, हमें इंतजार है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर इस विडंबना को, इस पीड़ा को व्यक्त करते हुए ही कुछ यूं है कि बंदा बनने को यहाँ कोई भी तैयार नहीं, वसीम बंदा बनने को यहाँ कोई भी तैयार नहीं, वसीम सब इसी धुन में है कि खुदा हो जाए। ये खुदा होने की होड़ कहीं हमें इंसान भी ना रहने देगी, ये चिंता देश के संदर्भ में होने लगी है। देश के तमाम जिम्मेदार राजनीतिक दल और राजनेताओं के ऊपर इस बात को लेकर बोध आना चाहिए कि वह देश के लिए, देश उनके लिए नहीं। अगर ये बोध आएगा तो शायद कटुता का ये दौर खत्म हो जाएगा। इस उम्मीद के साथ अब मुझे याद कल फिर मिलेंगे विषय के साथ, तब तक के लिए सलाम।